हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके लिए हम जीके जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपको जीएस एंड जीके वाले सभी टॉपिक्स कंप्लीट करा के भेजा जाए, जिससे आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करें। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, पेडोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपको होलिस्टिक फर्स्ट पेपर का एहसास हो सके कि आपका फर्स्ट पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर ये पूरा पैटर्न बनाया गया है। एग्जाम इस तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और अगर हाल ही में अगर जैसे कोई और बच्चा भी एनरोल करना चाहता है, जो टेस्ट देना चाहता है, जो क्वेश्चन देखना चाहता है, ठीक है, वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है 8118816110 पे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको एक टेस्ट डेमो टेस्ट के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये टेस्ट में एनरोल करते हैं तो अभी भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। एक दिन में आप 2-2, 3-3 टेस्ट देकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं इन टेस्टों को, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ये तो देखो 12 तारीख कर दिया गया है और ये 13 तारीख। ठीक है, तो ये 9th जो नंबर का टेस्ट है ये 12 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, और ये 10वां नंबर का टेस्ट है ये 13 या 14 तारीख में किसी भी दिन करा लिया जाएगा। अगर 13 को कंप्लीट नहीं हुआ तो 14 को इसको हम कंप्लीट करवा देंगे आपको। ठीक है, तो देखा जाएगा। आ जाइए, इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपकी ओमा शीट है। जैसे आप पीडीएफ फॉर्म में जाते हैं तो इनको भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पीडीएफ में जाइए, एडिटिंग वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप इसको भर सकते हैं, या फिर प्लेन पेपर पे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, उसका आंसर ए लिखें, 2 लिखकर बी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप मुझे आंसर फिल करके भेज सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सुविधा दी गई है। हालांकि हमने देखो इसके 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे से करते हैं। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन कराते हैं मैथ्स रीजनिंग का। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें करने का। कई बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स और जो रीजनिंग वाले सेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। जैसे इस पेपर को इस क्वेश्चन को देखिए और इसको करने का ट्राई करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, या हिंट दूँ या नहीं दूँ। चलो, आपको 5 से 10 सेकंड तो नहीं निकलेगा, आपको 25 से 30 सेकंड का समय तो कम से कम देना ही पड़ेगा मुझे। तो 25 से 30 सेकंड का आप समय लीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सभी बच्चों से। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चे सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से करने का ट्राई करें। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जो बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं वो यही वीडियो को पोस्ट करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं और बच्चों के लिए हिंट दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए। ठीक है, तो देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें ना, तो ये समझ जाइए इसके अंदर या तो क्या होगा प्लस, या इसमें माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड, ये 3-4 चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा, क्वेश्चन देखते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, सबसे पहले इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शनों की जो डेटा है वो काफ़ी बड़े बड़े डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे छोटे फिगर जो है ना, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे हमेशा। कैसे स्टार्ट करेंगे, आप ऐसे नहीं सोचेगा 15 × 9 या फिर ऐसे नहीं। सबसे छोटे 2 फिगर लेंगे, जो सबसे छोटे होंगे उन 2 फिगरों को लेकर, जैसे ये दोनों क्या बाहर के फिगर है, अगर ये 2 और 7 ये अंदर होता, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 5 होता, या 10 होता, या 9 होता, तो हम बाहर वाले फिगरों को पहले लेते हैं। ठीक है, फिर अंदर वाले को करते। तो अब 2 × 7 करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 2 + 7 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8-9 हो रहा है, और 9 जैसी फिगर यहाँ आ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें प्लस वाला भी रूल लग सकता है, इस दोनों को प्लस करेंगे तो इसके सामने का आएगा, इन दोनों को प्लस करते तो इसके सामने का आना चाहिए था, पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये प्लस वाला सिस्टम तो गया। फिर माइनस करके देख लो, माइनस करके भी नहीं कर आ रहा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके। मन में देखनी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो 7 × 2 करते ही ये अंदर की साइड में 14 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब अपन ने 7 × 9 = 63 होता है, तो अपन ने देखा 2 फिगर जब एक साथ मिल गए तो तीसरे वाले को भी मैच कर लेते हैं, और 15 दूनी 30 ही होता है। तो हमको ये मिल गया कि बाहर के जो नंबर्स हैं इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर के डेटा निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अब 15 × 9 करेंगे। ठीक है, 15 × 9 करेंगे, या फिर 150 माइनस का 15 कर लीजिए, तो कितना आएगा, 135 आंसर आएगा। अब मैंने बताइए 150 माइनस का 15 क्यों करा, क्योंकि 15 × 10 करना आसान होता है। ठीक है, 15 × 10 करेंगे तो 150 बनेगा, और 15 ही माइनस कर देंगे क्योंकि 9 से ही मल्टीप्लाई करना था, तो 15 जैसे ही इसमें माइनस करेंगे तो 135 निकल के आ जाएगा। अगर आपको मतलब आपको मल्टीप्लाई करना, वो टेबल भी नहीं आती है 15 × 9 कितना होता है, कॉपी पेन करके करोगे तो आप इसको एक जो राउंड फिगर वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उतने ही उसको माइनस कर लेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं तो फिर इसमें आपकी कमी है, आप लोगों से पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप पीछे क्यों हो जाते हैं एग्जाम में।
बताओ कितने बच्चों को इस क्वेश्चन को देख कर डर लगा था और बाद में इसको समझ में आ गया कि हम इन फिगरों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अंदर का आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैसे 15 इंटू का 2 इंटू का 15 30 हो गया है ना। ऐसे ही 15 इंटू का 9 यहाँ पर आ जाएगा 135। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये मैं आपकी सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे बच्चों को डर लगता है, ठीक है, वो उनका थोड़ा सा डर निकालने के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या बात कर रहा है कि रीड द हिस्टोग्राम। तो ये जो हिस्टोग्राम बना रखे हैं इनको पढ़ो एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज पॉकेट अलाउंसेज आर लेस देन 40 रुपये, है ना, लेस देन 40 रुपीज़। तो ये बोल रहा है कि इस फिगर को पढ़ने के बाद, इन हिस्टोग्राम को पढ़ने के बाद में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपये से कम का है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा क्या बता रहा है कि ये 10, 20, 30, 40, 50, मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये विद्यार्थियों की संख्या बताता है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉकेट एक्सपेंसेस, जेब के खर्चे। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जब जा रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि पॉकेट एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने बोला 100 रुपये कितने बच्चों ने खर्च करे हैं, ठीक है, तो 100 रुपये इतने बच्चों ने ही खर्च करे हैं 10। ठीक है, यहाँ तक लाइन आ रही है तो ये 10 बच्चों ने ही 100 रुपये खर्च करे हैं। ठीक है, पर ये इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है 40 रुपये से कम खर्च करने वाले कितने बच्चे हैं। अब इसका आंसर आपको क्या करना है? 30 से 45 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स इसका आंसर सही करें क्योंकि बॉयज़ तो जनरली कर लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स में देखता हूँ कितनी गर्ल्स करती हैं, हालांकि बॉयज़ में भी बहुत सारे बॉयज़ नहीं कर पाते। तो मैं जितने भी बच्चों ने लेक्चर देखा है उन सभी के मैं आंसर चाहता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों पर, जिससे क्या होगा आपकी स्किल्स पता चले मुझे भी और आपको खुद को भी, क्या आप जिन क्वेश्चनों को छोड़कर आ रहे थे उन क्वेश्चनों को आप अटेंड कर सकते हैं एग्जाम में, ये आपको पता हो। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें 20 रुपये खर्च करने वाले कितने बच्चे हैं? 20 ही है। ठीक है, यहाँ 20 रुपये तक। अगर हम 40 रुपये तक की बात करें तो 40 रुपये तक खर्च करने वाले 10 बच्चे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 40 रुपये से कम, मतलब 40 रुपये या इससे कम खर्च करने वाले ऐसे कितने बच्चे हो गए? 20, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेना पड़ेगा, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो अब ये बताओ, ये दोनों क्वेश्चंस देखने के बाद आपको शुरू में डर सा लगा होगा कुछ बच्चों को और अब बिल्कुल इजी लग रहे हैं ना? तो बस ये इजी होते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए जो हमने जो पिछला वाला जो टेस्ट था 7th टेस्ट है ना, ये 7th नंबर का जो टेस्ट है उसी में हम वापस आ गए हैं। ठीक है, ये वाला जो भी बात कर रहे थे, मतलब 7th का टेस्ट नंबर 6 है, 7 दिसंबर का टेस्ट है। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 20 के आगे से क्वेश्चन करते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 20वां नंबर का जो क्वेश्चन था ये आपको लास्ट में करवाया था कि विंडहॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो आप दोबारा से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिन्होंने इसको पहली बार पढ़ रहे हैं जो भूल गए। ठीक है, तो विंडहॉक डिक्लेरेशन का संबंध है प्रेस फ्रीडम से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये होमवर्क वाले क्वेश्चन चालू हो गए। तो पहला क्वेश्चन था थ्रेट एनालिसिस ग्रुप, TAG मिशन इज अ पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी। तो यहाँ पे कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है थ्रेट एनालिसिस ग्रुप का संबंध इनमें से कौन सी कंपनी से है। वही 15 से 20 सेकंड का समय लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो हमने इसका आंसर वैसे कर लिया था, गूगल है। तो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप का संबंध है, बनाई क्यों गई है? तो देखो ये इसलिए बनाया गया, जनरली क्या होता है कि कई देश होते हैं, ठीक है, वो आपस में इस तरीके का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि अपने देश को तो महान दिखाते हैं और दूसरे देश को वो क्या है इन्फीरियर दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं कि भाई उनकी वजह से हमारे देश में ये चीज़ें हो रही है ना। तो इससे क्या होता है समाज में लोग एक दूसरे देश के प्रति उनकी जनता में क्या है रोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो क्या समझने लगते हैं कि भाई दूसरे देश के लोग तो बहुत ख़राब है, उन्होंने हम पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो इस तरह का कोई अगर ग्रुप है जो इस तरीके से थ्रेट फैलाने का कार्य कर रहा है, ठीक है, जिससे समाज में क्या हुआ कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उस तरह के ग्रुपों को वो बैन करने का काम करता है। तो गूगल की कंपनी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो 20 का आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेस फ्रीडम। ठीक है, और ये जो विंडहॉक डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट किया गया था? 1991 में से अडॉप्ट किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो देखो ये कौन सी कंपनी है? थ्रेट एनालिसिस ग्रुप कौन सा इशू करता है? गूगल करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये गूगल की थ्रेट एनालिसिस कंपनी है जिसने इसमें
स्मैमो, फ्लैग ड्रैगन और ड्रैगन ब्रिज नाम की 2 थ्रेट ये ग्रुप्स थे, इनको बैन किया है थ्रेट एनालिसिस के कारण। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये इनके नाम याद कर लें, स्मैमो, फ्लैश ड्रैगन और ड्रैगन ब्रिज। ये आपसे पूछा जा सकता है ये हैं क्या, तो ये क्या है, चाइना के ऐसे 2 ग्रुप थे जो क्या है चाइना के अंदर चाइना के प्रति तो क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे थे कि चाइना देश बहुत महान है, ये है वो है, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट में क्रिटिकल कंटेंट इशू कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसीलिए गूगल ने इनको बैन किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। हाउ मेनी सैटेलाइट वर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अब्रॉड SSLV D2। देखो ये जो SSLV ये आपसे पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट मतलब स्मॉल, पहले इसका मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च और ये हो जाएगा व्हीकल। ठीक है, तो ये SLV जो है लॉन्च व्हीकल, इसका सिंपल सा मतलब अगर एक वर्ड में ऐसे बोलूँ तो रॉकेट। ठीक है, आप इसे रॉकेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक रॉकेट है SSLV जो क्या है छोटी स्मॉल सैटेलाइट ले जाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 इसरो के द्वारा प्रक्षेपित मतलब इसको क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। हिंदी में प्रक्षेपित क्या बोला जाता है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हिंदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रक्षेपित। ठीक है, ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सैटेलाइट को हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ये तो हिंदी के वर्ड्स इतने आसानी से बोले नहीं जाते मुझसे, तो आपसे बोले जाते हैं तो आप बोल के बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका आंसर बी है। तो कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी, आ जाइए इसको देखते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा ये SSLV के द्वारा जो विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं कौन कौन सी कंपनी की, तो एक तो क्या है EOS की 07 हो गई, US बेस्ड फिल्म एंट्रिक्स जूनास हो गई है ना, और एक चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का है आज़ाद सेट 2। तो ये 3 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी है, तो इनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर डेप्थ में इतना ज़्यादा घुसते नहीं है पर फिर भी घुस जाएँ तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अपलोकन उपग्रह EOS 07 हो गया, अमेरिका का एंटारिस का जूनस 1 हो गया, और चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स जिसका है आज़ादी सेट 2। ठीक है, तो ये इनके नाम याद कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट तो हैं यार, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लिया। अब देखो थोड़ा पैटर्न चेंज करा जा रहा है ना, पहले जिस तरीके के क्वेश्चन आते थे उससे थोड़ा सा अलग तरीके के एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, हालांकि पुराने पैटर्न पे भी पूछ सकते हैं और कुछ नए तरीके से जो इनोवेशंस किए जाते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही सब कुछ आ जाएगा, आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी तो उनसे घबराना नहीं है, उनको डील करना आना चाहिए। ठीक है, बस आप ये सोचें कि ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी अगर याद आता है तो उस क्वेश्चन को अटेंड करने का जरूर ट्राई करना है एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। द टर्म 128 बिट एरा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो 128 बिट एरा है ये इनमें से कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। हालांकि ये जो 128 बिट है ये गेमिंग कंसोल से रिलेटेड है। ठीक है, गेम जो खेलते हैं ना उसके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये हालांकि ये जो बात कर रहा है 6th जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर रहा है 120 बिट एरा। अभी जो लेटेस्ट की हम बात करें 8th जनरेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि कंप्यूटर वाला सेक्शन है। ठीक है, तो बच्चों के क्या है, किसी में तो डायरेक्ट कंप्यूटर लिखा हुआ है और कहीं ICT लिखा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ये पूछ सकते हैं और कंप्यूटर में भी ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। आ जाइए, इसका आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, डी 128 बिट डी बोल रहा है वीडियो गेम कंसोल। अच्छा 100 बिट ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ये एक्चुअली का 6th जनरेशन कंप्यूटर्स ही हैं, पर ये वीडियो गेम कंसोल से रिलेटेड कंप्यूटर नहीं है, ये 6th जनरेशन वीडियो गेम कंसोल्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये 6ठी पीढ़ी की क्या होगा, वीडियो गेम कंसोल्स होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, ये 128 बिट रेफर कर रहे हैं 6th जनरेशन किससे, वीडियो गेम कंसोल से, ये कंप्यूटर जनरेशन नहीं है।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन तो क्या 5th तक ही आई है, मैंने क्या वो कंप्यूटर नहीं ध्यान रखा था, वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे आपको भी एग्जाम में क्या है कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हालांकि इस तरीके से हो जाता है जल्दी जल्दी, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी आ रही हो ना तब भी आपसे गलत हो जाता है, तो इस चीज़ का भी एग्जाम में ध्यान रखें। ठीक है, तो पढ़ते ही सारे ऑप्शंस पे जाना और उसके बाद ही उस क्वेश्चन को अटेंड करना। ठीक है, तो ये जो वीडियो गेम कंसोल्स हैं ये कब से स्टार्ट हुए थे? 1998 से जापानी सेगा ड्रीम कास्ट कंपनी थी, उसके द्वारा इनको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और फिर बाद में सोनी का प्ले स्टेशन, नाइनटेंडो गेम क्लब इसमें आ गए थे। बाद में इन्होंने भी अपने वीडियो गेम कंसोल बनाए। और माइक्रोसॉफ्ट का है एक्सबॉक्स। ठीक है, ये एक्सबॉक्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक्सबॉक्स क्या है? वीडियो गेम कंसोल है, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो ये कई बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर प्ले स्टेशन आए PS की बात करें तो ये किसका है? सोनी कंपनी का है। ऐसे कई बार पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। ठीक है, तो ये जो 7 जनरेशन के जो कंसोल है वो 360 बिट का इस्तेमाल करते हैं। और अभी लेटेस्ट कौन से चल रहे हैं? 8 जनरेशन कंप्यूटर मतलब वीडियो गेम कंसोल चल रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये 2012 में इनको डेवलप किया गया था और अभी भी यही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, फिर भी चले गए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर टू एट द रेट ऑफ 1 किलोबाइट पर सेकेंड? अगर आप 1 किलोबाइट पर सेकेंड की रेट से अगर कुछ ट्रांसफ़र करेंगे तो कितने बाइट ट्रांसफ़र करेंगे, ये पूछा गया। तो 100, 108, 125 और 140। ठीक है, तो बताइए कितने बाइट आप ट्रांसफ़र करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 125। आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर, यहाँ पर करते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो किलोबाइट पर सेकंड, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपको KBPS की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये पता होना चाहिए। KBPS की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट मतलब 1000 बिट पर सेकंड की रेट से ये डेटा ट्रांसफ़र करता है, जिसे 125 बिट पर सेकंड बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आ जाइए, यहाँ पर कुछ बच्चों को हवा भी नहीं लग रही होगी, तो जिनको हवा नहीं लग रही है उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलता देता हूँ। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी हमारे द्वारा कंप्यूटर वाले लेक्चर्स में पढ़ा रखी हैं। ठीक है, कंप्यूटर वाले लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, इनको देख लीजिए, जल्दी जल्दी करके देख लें। ठीक है, तो ये क्या है, इससे आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होता है। उसमें छोटा मोटी चीज़ें नहीं है, पूरा कंप्लीट ही कराया गया है कंप्यूटर। तो वो आपकी EMRS के एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो CET में इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अलग है। कंप्यूटर थोड़ी बदल गया, कंप्यूटर तो वहाँ भी वैसे ही था, यहाँ भी ऐसा ही है। कंप्यूटर सेम है, कंप्यूटर के टर्म सेम है, कंप्यूटर के अंदर की प्रॉपर्टी सेम है, पेन ड्राइव वही है भाई। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़े एक आध कोई चीज़ बदलती है, सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं, है ना। तो 90% से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एज इट इज़ सिमिलर है, वो आपके वहीं सब काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो व्हाट वाज यूनिवेक, देखो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जब कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाई थी तो हमने ये यूनिवेक भी पढ़ाया था आपको। तो बताओ ये क्या है? अ कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे अटेंड करेंगे? आप भूल भी गए हो तो यूनिवेक क्या है? ठीक है, तो ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है ये कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें कि यूनिवेक क्या है। तो ये क्या है? कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रथम जनरेशन्स में जब कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, तब इन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये कंप्यूटर हो गया, एक कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आ जाइए 25 का देखें। तो देखो ये क्या है? एक कंप्यूटर है यूनिवेक। अगर हम पुराने कंप्यूटर की बात करेंगे, बड़े बड़े रूम साइज कंप्यूटर हुआ करते थे, पर वो कंप्यूटर हुआ करते, सुपर कंप्यूटर नहीं हुआ करते। आज के समय में जो रूम साइज कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसको इनोवेट किया गया था 1940 के दशक में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर था ये, इतना याद रख लें। 2-4 बातें याद रख लेंगे, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। हालांकि वहाँ पर डिटेल में पढ़ाएगा तो उसको लेक्चर में और देख लें, वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द एनालॉग कंप्यूटर। देखो हमने जब आपको कंप्यूटर पढ़ाया तो उसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के बारे में आपको बताया। तो देखो आपको चीज़ें पढ़ के उनके मतलब भी समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? जो सिग्नल भेजे जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो इस फॉर्म में होता है, VV फॉर्म के अंदर। ठीक है,
कंटिन्यूस सिग्नल चलते हैं इसके अंदर एनालॉग ऑफ सीरीज़ में। अब जब डिजिटल सिग्नल की हम बात करते हैं ये पैकेट्स में जाता है, जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में पैकेट्स में ये ट्रांसफ़र होता है डेटा, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से पैकेट में जाता, कंटिन्यूस नहीं जाता, ये डिजिटल सिग्नल हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, एनालॉग सिग्नल हो गया जो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरीके से वेवी फॉर्म के अंदर चलता है। हालांकि इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में आपको वहाँ चीज़ें बताई हैं, तो वहाँ से आप इनको कंप्लीट करिए यार, आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट डेटा है, इंटरमीडिएट डेटा है, डिस्क्रीटली वेराइंग डेटा है या कंटिन्यूस वेराइंग डेटा है, ठीक है। तो ये लगातार बदलता डेटा है, अलग अलग डेटा है, अंतरायिक डेटा है या पृथक डेटा है। बताइए एनालॉग कंप्यूटर द्वारा किस प्रकार का डेटा संसाधित किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर में, ठीक है। अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पृथक डेटा है, नहीं। ये कोई इंटरमीडिएट डेटा है, नहीं। क्या ये अलग अलग डेटा है, क्या ये अलग अलग दिख रही है आपको ये सीरीज़, नहीं। तो ये लगातार बदलता डेटा है, लगातार अप डाउन कर रहा है, ऊपर गया नीचे आया, तो लगातार क्या है, बदल रहा है डेटा। आपके सामने फिगर भी क्यों बनाया, इसीलिए बनाया है जिससे आप इसको आंसर तक पहुंच सके। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, कंप्यूटर के ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो भाई जो हमारे द्वारा लेक्चर्स बनाएगा उनको देख लो, या फिर किसी और के द्वारा बनाएगा वो देख लो, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से देखो। पर अपने सिलेबस में अगर ये चीज़ें हैं तो उनको कंप्लीट करके जाइए। ये ICT का टॉपिक हुआ करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक होता है, और कंप्यूटर के लिए तो ये बेसिक ही है एक तरीके से, तो दोनों का ही पार्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसके बिना ICT नहीं है और इसके बिना कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में ही काम आएगा, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं इसको, सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये भी हमारा जो मेमोरी वाला चैप्टर है वहाँ से पूछा गया। रैम, हमने रैम इनके बारे में पूरी रैम रोम के बारे में पूरी गणित गाई है, जिसके अंदर हमने SRAM DRAM ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो इस टॉपिक को देखिए जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो फिर क्वेश्चंस पूछिए, हम बैठे हैं यहाँ पर आपको उसके आंसर्स देने के लिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन से नहीं पूछ सकते हैं तो आप कुछ मत करिए, फिर आप गाने गाइए, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाइए फिर, ठीक है। हालांकि अपने जो वो नोट्स हैं वहाँ से रिवाइज करिए, मजाक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है आपको। क्या करना है, सीरियस होके जो आपके नोट्स हैं जो आपने प्रिपेयर किए उनको तैयार करिए, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको देखिए। देखो मुझसे क्या ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, परंतु फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से लेक्चर नहीं ला पाया था, तो मेरा ये था कि आज तो लेक्चर लेकर आना ही आना है किसी भी तरीके से, ठीक है, जिससे आपको ये कंटिन्यू लेक्चर्स मिल सके। तो आ जाइए अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कोई बातें नहीं करेंगे फालतू की, एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद आप लोग आओगे, अगर मैं कोई लेक्चर डालूंगा, हाँ या ना मैं बताऊँ, हाँ या ना, ठीक है, जो भी आप बताओगे फिर उस हिसाब से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रैम का सबसे तेज रूप से और सबसे महंगा भी है, इसीलिए इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में नहीं बल्कि कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो देखो 2 तरह की रैम है, एक SRAM और एक DRAM है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। S का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है, रुकी हुई। D का मतलब डायनामिक, ठीक है, डायनामिक मतलब गतिशील, चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो SRAM होती है ना और ये DRAM होती है, इनके डिफरेंस आपको बता देता हूँ यहीं पर। हालांकि वहाँ पे आप जब जाके देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई है। अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाया गया तो आप जब ये हमारे लेक्चर देख के जाएंगे तो आप उसमें इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अब पूछो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी वाली सीरीज़ बनाई गई है वो कंप्यूटर की। अगर आप में से जिस बच्चे ने भी देखी होगी तो उसको तो आ रहा होगा मज़ा। नहीं आ रहा, देखो मज़ा नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें कंप्यूटर में नहीं आया मज़ा, ठीक है। और मज़ा आया है तो आप और बच्चों को भी वो मज़ा लेने दें और बताइए उनको भी, उन तक भी वो पहुंचाइए वो चीज़, ठीक है। मज़ा इन द सेंस यार जब आप पढ़ो ना तो आपके अंदर एक नॉलेज आ जानी चाहिए। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़े ना तो आप उसको फील करनी चाहिए अंदर से कि हाँ यार मैंने कुछ सीख लिया। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया और वो ऊपर से निकल गया, ऐसी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर का ये जो मेमोरी वाला चैप्टर आप देखेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ मेमोरी वाला चैप्टर देखिए, चाहे आप इतिहास देखिए, चाहे आप पावर पॉइंट देखिए, चाहे आप कुछ भी देखिए, आपको देखो कोशिश तो हमने करी थी कि अच्छे से लेक्चर बनाया जाए। बाकी आप ही अपने रिव्यूज़ दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसे लेक्चर है, आपको सही लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखें
एस रैम क्या है, महंगी आती है, तेज होती है। डी रैम क्या होता है, सस्ती आती है और ये स्लो होती है। इस तरह से डिफरेंस याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फास्टेस्ट की बात कर रहा है तो तेज कौन सी होगी, एस रैम। तो आंसर क्या होगा, ए हो गया, ठीक है। तो मैंने सिंपल फॉर्म में बता दिया, एस रैम तेज होती है, स्टैटिक है, ठीक है, और ये महंगी आती है। डी रैम क्या सस्ती आती है और ये धीरे होती है। तो फास्ट की बात कर रहा है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ए, ठीक है। 26 अपन ने कर लिया, यहाँ लाया नहीं था कि मैं आपको 26 में। देखो 26 में क्या है, कंटिन्यूस वेरिंग डाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर इज द वन विच इज यूज टू प्रोसेस द कंटिन्यूस वेरिंग डेटा की बात करता है। जो आपको डेटा में वहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया उसी की बात थी, ठीक है। और 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एस रैम की बात करता है, ठीक है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यार ये बस ये याद कर लें यार, ये 2-4 चीज़ें हैं। यहाँ से आप क्या कुछ आप एग्जाम में एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप क्या लेके जाना चाहते हैं एग्जाम में, कैसे करके आना चाहते हैं। अगर देखो अभी भी किसी को, देखो बहुत कुछ बच्चे हैं जो हमारे रेगुलर कमेंट करते हैं, है ना, और वो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि उनके साथ हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं जिससे वो एग्जाम में अपने साथ एक मतलब एक एनर्जी लेके जाए, ठीक है, जिससे वो 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही ठीक करके आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं क्या आपको यहाँ से हमारे जो चैनल से कुछ पॉजिटिव मिलता है या नहीं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन अर्थ, है ना, डिस्केटिक, ठीक है। तो डिस्केट पर संकेंद्रित वृत्तों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए ये डिस्क है, ठीक है। यार सही गोला क्यों नहीं बन रहा, ये पेन से ही नहीं चल रहा है, सेकंड को मिटा के सही गोला बना दूँ क्या। चलो जैसा भी बनता है वैसे बना दो, टाइम नहीं है, ठीक है। अभी भी नहीं बना, ठीक है, गोला नहीं बन रहा है मेरे से सही। तो अब ये डिस्क हो गई, है ना, सीडी हो गई। तो सीडी में क्या है, आप इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या है, सेक्टर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, ट्रैक्स हैं, या क्लस्टर हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कभी आपने 400 मीटर की रेस देखी है, ये 400 मीटर की रेस होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसमें क्या होता है, ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, क्लस्टर होते हैं, इससे सिलेंडर होते हैं। बताओ क्या होता है। जब भी आप कभी रेस करी होगी, आपने ग्राउंड पे दौड़े होंगे, तो आपको बोलते हैं फर्स्ट ट्रैक, सेकंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक। तो इनमें क्या है, ये इनमें बच्चे खड़े होते हैं, आपस में दौड़ते हैं। तो ऐसे जो सीढ़ी होती है उसमें ये ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। इन ट्रैक्स में आप गाने पढ़ देते हैं या फिर कोई फोटो वीडियो अपना डेटा अपलोड करते हैं। तो आंसर सिंपल सा क्या होता है, ट्रैक्स होता है आंसर, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई नहीं है। हालांकि ये क्या है, जब मैं लेक्चर बनाता तो ये आपको वीडियोग्राफिंग जो फोटोज़ होती हैं, बेस्ट से बेस्ट फोटोज़, उनके माध्यम से आपको समझाता। पर हालांकि आप ऐसे ही समझ लीजिए अभी कि आप जैसे एक प्ले ग्राउंड में खड़े हैं तो वहाँ पे वो ट्रैक्स होते हैं। इसी तरीके से सीडी के अंदर भी क्या होंगे, ट्रैक्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, उनको ट्रैक बोलते हैं कि फर्स्ट ट्रैक में, सेकंड ट्रैक में कौन से ट्रैक के अंदर तुम दौड़ोगे। तो वो बोलता है मैं 4th ट्रैक के अंदर दौड़ूंगा, ठीक है। और कौन, तो ये सीडी के अंदर भी यही चीज़ होती है, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन हेल्प टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए वायरलेस रूटर। अब देखो आपने क्या करा, ये एक टावर है, ठीक है, ये दूसरा टावर है, ये तीसरा टावर है, ठीक है, और ये चौथा टावर यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, अब आप इन टावरों को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इनके ऊपर तो ऊपर लगाए मैंने एंटीनास, और इनके क्या है अगल बगल में लगाए। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये जो रेंज भेज रहा है, ठीक है। जनरली क्या होता है 1 किलोमीटर के आसपास इनको लगाया जाता है। हालांकि ये हमने जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाले टॉपिक्स हैं उसके अंदर पढ़ाया है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर वाले सेक्शन में ही आपको ये मिल जाएंगे, अलग से ICT नाम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वहाँ से आप ये देख लीजिए, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अब ये क्या है, बीच में जो ये लगे होते हैं ना टावर, इनको बोला जाता है रिपीटर्स, है ना। ये क्या होते हैं, वायरलेस रिपीटर्स होते हैं, जो सिग्नल को ही क्या है कैच करके रिपीट कर देते हैं, आगे भेज देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी घटती नहीं है, और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और रैपिडली हो जाता है। जनरली इनको लगाया जाता है हिली टेरेन में, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं, क्योंकि बीच में क्या है ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में पहाड़ी आ गई, तो एक यहाँ लगा देंगे, एक रिपीटर यहाँ लगा देंगे, और एक एंटीना यहाँ लगा देंगे, तो ये यहाँ से सिग्नल लेगा और यहाँ दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, और वायरलेस रिपीटर्स हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं
ये तो सी तो ट्रैक हो गया, ठीक है, और ये हो गया 29 का ए, वायरलेस रिपीटर्स, ठीक है। तो वायरलेस रिपीटर्स हो गए, ये इनका काम क्या होता है, जो रेंज है उसको एक्सटेंड करने का कार्य होता है। एक जगह से दूसरे जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो उनके बीच में ऑब्स्टेकल आने की वजह से सिग्नल कट सकते हैं, तो इस तरीके से रिपीटर लगाए जाते हैं कि वो ऑब्स्टेकल भी कुछ काम का ना रहे, ठीक है, और सिग्नल्स आराम से कंटिन्यू चलते रहें, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 30वां क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर से आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, कल। तो 30 क्वेश्चन, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू नंबर पेज इन MS वर्ड, ठीक है। तो इनमें से कौन से मेन्यू ऑप्शन में MS वर्ड के पृष्ठ में क्रमांकित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? एडिट, रेफरेंस, इंसर्ट और व्यू। देखो यहाँ हम क्या है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा पाते हैं क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। तो अगर किसी को ये पूरा पेपर भी चाहिए हो, ठीक है, और वो सॉल्व करना चाहता हो तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकता है। हालांकि जो जीके वाले पोर्शन है जहाँ तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपके सारे कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, ऐसा नहीं समझना कि आपको नहीं कराया जाएगा, कोशिश रहेगी सबको कराने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। अब देखिए MS वर्ड में पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कौन सा है, एडिट है, रेफरेंस है, इंसर्ट है या व्यू है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में जो पेज नंबर डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो रेफरेंस मतलब आपको क्या है, हर पेज पर पेज नंबर चाहिए तो आप इंसर्ट में जाइए, वहाँ पर सेलेक्ट करिए और उसके बाद में आप यहाँ पर पेज नंबर क्रमांकित कर सकते हैं। तो ये आंसर कौन देता है आपको, इंसर्ट ऑप्शन देता है। ये चीज़ें भी पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो ये जीके, ये जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे हमारे कंप्यूटर वाले सेक्शन से आपको मिल जाएंगे। जब आप वहाँ देखेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मैंने ये पेपर अपने जो लेक्चर्स है वहाँ से नहीं बनाया, ये जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन थे ये प्रीवियस ईयर पैटर्न जो स्कूल से एग्जाम में पूछे गए मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, जो जिससे क्या होगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। हालाँकि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में वापस से रिपीट हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके आसपास की चीज़ रिपीट होगी तो ऐसा आपको पता नहीं है क्या रिपीट होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये चीज़ें ढूंढ ढांड के मिलेंगी। एक पेपर में से नहीं, बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या पैटर्न चल रहा है, एग्जामिनर के मन में क्या आ सकता है, एग्जाम को देखते हुए वो क्या पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो गया, इंसर्ट। द पेज कैन बी नंबर्ड बाय क्लिकिंग द इंसर्ट मेन्यू एंड द सेलेक्टिंग पेज नंबर ऑप्शंस। वेराइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर पेज नंबर्स, ठीक है। तो आपका देखो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पॉइंटों में कवर करने का होना चाहिए, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है कि MCQ से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स देखें और उनके जो पॉइंट्स है वो कवर करने की कोशिश करें। जहाँ आपको एक टॉपिक से रिलेटेड 4-5 पॉइंट मिल जाते हो तो उस चीज़ पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका टाइम वेस्ट करा रहे हो उनसे बचें, एग्ज़ाम है आपका तो खुद से मेहनत करें, कॉन्फिडेंस लेके जाएं अपने एग्ज़ाम में कि आपने ये चीज़ें कंप्लीट करी हैं, तो उससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि देखो इसके अंदर तो अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन चालू हो गए, ये कौन सा क्वेश्चन, इंग्लिश के, हाँ इंग्लिश के क्वेश्चन चालू हो गए। तो ये क्या है, ये हम इंग्लिश तो नहीं करा रहे हैं, ठीक है। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है आपको GK GS कराना, साथ में कुछ क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के करा देंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर करा देंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। हालांकि GK का पोर्शन कह रहे हैं बच्चे ज़्यादा, तो GK ही ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ज़्यादा कल से लेक्चर कौन से वाले पे चाहिए, ठीक है। तो उसी जो उनकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है हम कोशिश करेंगे उसमें से आपको भी करा दिया जाए, ठीक है। हर एक बच्चे का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं यार। पहले हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था कि आपको GK में इतना ज़्यादा दुरुस्त कर दिया जाए कि आप जब GK का क्वेश्चन कर रहे हैं तो पर GK की वेटेज ही कम है। अगर GK में अच्छा सा वेटेज होता तो पढ़ाने में मुझे मज़ा आता और आपको पढ़ने में भी मज़ा आता। अब GK का वेटेज कम है और इतना लेंथी सिलेबस है, ठीक है। GK का अनंत सिलेबस को उसके में वो तो होता नहीं है, कुछ दायरा तो होता नहीं है कि इसको पढ़ लो इसको छोड़ दो। अभी क्या है देखो, मेरा एक लेक्चर लाने का है आपके लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ठीक है। क्या आप ये एजुकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि इंडिया में किस तरीके से एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको भी लेकर आता हूँ जिससे क्या होगा आपकी और ज़्यादा तैयारी अच्छी हो सके। क्या ये ब्रिटिश काल में विकसित हुआ था या उससे पहले आया था, क्या वैदिक काल का में भी इसका कुछ रीज़न थे क्या,
ठीक है। हालांकि इतना डेप्थ में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए चलो वो चीज़ अभी स्किप करते हैं, वो नहीं लाते हैं, ठीक है। अभी आपका फोकस रहना चाहिए करंट पर, और जो एजुकेशन पे जो स्कीम्स आ रही हैं उन पे देखते हैं, ठीक है। वरना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाना चाहें, कहीं से पढ़ना चाहें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपके लिए लेक्चर ले आऊँगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, आप देखो आपको अपना सिलेबस आपको भी पता होगा कि आपके कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमारी ये चीज़ पूछी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस पॉइंट पे भी फोकस करके बताएं, ठीक है। हालांकि जो सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है मैं तो उस अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ कराई जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा से कराई जा रही है। गवर्नमेंट के जो डेटा है उनको बहुत ज़्यादा रेफरेंस पढ़ के जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वहीं से ही लेक्चर्स बनाए गए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी आपको चिपका दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। और फिर आपको कैसा लगता है वीडियो, वो आपके कमेंट से पता चलता है, आपके लाइक से पता चलता है, और चैनल को सब्सक्राइब से पता चलता है ना। तो आप लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिए, कर सकते हो तो, ठीक है। और नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, और अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है।